हेलो दोस्तों, आज हम लोग नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, जिसका नाम है इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ फैक्ट्री यूनिट इंस्टॉलेशन। ठीक है, इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ फैक्ट्री यूनिट इंस्टॉलेशन। देखो इसमें क्या होगा, मतलब छोटे छोटे फैक्ट्रीज हो सकते हैं जो कि हैवी लोड के होंगे। ध्यान रखना इस चीज़ को। आपको मैंने बताया है ऑलरेडी कि जो इंडस्ट्री होता है, ठीक है, उसको अलग अलग कैटेगरी में आप बांट सकते हो। जैसे हो गया स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हो गया, फिर मीडियम स्केल हो गया, फिर आपका लार्ज स्केल, इस तरह से कह सकते हो, है ना, स्केल इंडस्ट्री। तो इस तरह से जो है इंडस्ट्री का बंटवारा किया गया है, क्लासिफिकेशन किया है डिपेंडिंग अपॉन द लोड कंसिडरेशन। अब देखो यहाँ पे समझना कि जो रेसिडेंशियल बिल्डिंग में आपने इलेक्ट्रिफिकेशन पढ़ा और फिर आपने कमर्शियल का भी देखा, सेम था। हाँ, कुछ क्वेश्चंस अभी करना है रेसिडेंशियल बिल्डिंग में और कमर्शियल को इंक्लूड करके 2-3 क्वेश्चन और करेंगे हम लोग, उसमें देखेंगे, बट लास्ट में करेंगे, है ना। तो उसमें जो भी वायरिंग था लाइटिंग पर्पस के लिए, वह यहाँ पे सेम यहाँ पे भी वही यूज होगा। ठीक है, ऐसे इसका जो गाइडलाइंस है वो मैं बता दूंगा आगे इसमें। तो सेम यूज होगा यहाँ पे भी, लाइटिंग पर्पस के लिए जितना भी वायरिंग वगैरह यूज होगा सेम होगा। ठीक, अब देखो फैक्ट्री यूनिट जो होता है जहाँ पे कि बहुत सारा इक्विपमेंट यूज होता है, कह सकते हो, कहने की बात कह लो कि कोई सा फैक्ट्री हो सकता है कोई मैन्युफैक्चरिंग है या कोई, अब मान लो ये मार्कर है तो ये मार्कर भी तो कहीं ना कहीं प्रोड्यूस हो रहा होगा ना, तो वहाँ पे भी मैन्युफैक्चरिंग होता होगा। कोई फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर होता होगा तो वहाँ पे मोटर लगे होंगे, है ना। तो मोटर वगैरह जो लगे होंगे वहाँ पे हो सकता है जिसका रेटिंग जो होता है वो अधिक होगा, मतलब 2 HP, 5 HP, 10 HP, 15 HP, इस तरह से क्या होगा, मोटर का रेटिंग लगा हुआ होगा। समझ रहे बात को। तो ये चीज़ हैगा, उसको इस्तेमाल करेंगे फैक्ट्री यूनिट में। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि किस प्रकार से हम फैक्ट्री यूनिट में वायरिंग कर सकते हैं। जो इंस्टॉलेशन होगा उस इंस्टॉलेशन में हम कैसे, जैसे अब मोटर इंस्टॉल किया गया होगा, जितने भी रेटिंग का होगा उससे अभी मुझे मतलब नहीं है, जितना भी रेटिंग का मोटर इंस्टॉल किया होगा तो उसको हम किस प्रकार से इंस्टॉल करेंगे, कैसे इंस्टॉल करेंगे, कहाँ से हम उसका जो लोकेशन होगा किस प्रकार से उसको हम आइडेंटिफाई करेंगे या किस प्रकार से उसके लोकेशन को मार्क करेंगे, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग देखेंगे। यहाँ पे भी आपको वायरिंग डायग्राम बनाना है, यहाँ पे भी आपको सिंगल लाइन डायग्राम बनाना है। ठीक है, तो इन सबसे पहले हम लोग देखते हैं थोड़ा सा कि जो इंडस्ट्रियल लोड भी होता है वहाँ पे भी 2 टाइप के लोड हो जाएंगे। जैसे कि रेसिडेंशियल में भी या कमर्शियल में भी 2 प्रकार के लोड थे, यहाँ पे भी 2 प्रकार के लोड हो जाएंगे, जिसमें से कि आप कह सकते हो एक आपका लाइटिंग लोड हो जाएगा और दूसरा कौन सा हो जाएगा, पावर लोड। ठीक है, लाइटिंग लोड में वही सेम फैन हो गया, ट्यूबलाइट हो गया और चार्जर वगैरह के लिए या जो कंप्यूटर वगैरह ऐड करते हो वो सब आपका उसमें आ जाएगा। ठीक ना। लेकिन अगर पावर लोड की बात करते हैं यहाँ पे, तो जो बड़े सॉकेट लगाते थे 15 एम्पियर वाला, यहाँ पे मोटर वगैरह को ऑपरेट करने के लिए उसका इस्तेमाल किया जाएगा, है ना। तो अब देखना यहाँ पे वायर का साइज़ वगैरह भी क्या होगा, अलग हो जाएगा, पाइप का साइज़ भी अलग हो जाएगा। जनरली हम लोग 30 mm का लेके चलेंगे, बताएंगे जब आपको करेंगे हम लोग एस्टिमेटिंग वगैरह, तो ऐसे डिज़ाइनिंग में बताऊँगा मैं उसको। ठीक है, तो इस तरह से अलग अलग लोड को बांटा गया है ना, पावर लोड और लाइटिंग लोड में। क्लियर। आइए देखते हैं इसको हम क्या है। इंडस्ट्रियल लोड कंसिस्ट ऑफ ए लोड डिमांड बाय वेरियस इंडस्ट्रीज। ठीक है, इंडस्ट्रियल लोड क्या हो गया, जो अलग अलग इंडस्ट्रीज है, कोई सा हो सकता है, स्टील मैन्युफैक्चरिंग का होगा या मान लो छोटे छोटे आइसक्रीम फैक्ट्री हो गया, है ना, मिल्क जहाँ पे बनता है, डेयरी मिल्क बोल रहा हूँ, जो कहते हैं ना उसका, अरे दुग्ध उत्पादन जो बोलते हो उसको तुम, डेयरी प्रोडक्ट वगैरह वगैरह जो होता है ना, मिल्क का यूज़, वो हो गया फैक्ट्री मान लो, या कहीं पे कार्टून वगैरह का हो गया, ये समझ लो, या बहुत सारे जो भी मोबाइल मैन्युफैक्चर जहाँ पे हो रहा होगा, अरे वहाँ सब भी तो यूज़ किया ही जा रहा होगा, उसके जो भी असेंबल किया गया होगा, उसके अंदर जो मटेरियल बने हुए होंगे उन सब के लिए भी किया हो गया होगा, है ना। तो हर चीज़ जो कि मैन्युफैक्चर किया जा रहा है उन सब के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है, कह लो, वो सब कहीं ना कहीं इंडस्ट्री में बन रहा होगा, तो वह अलग अलग लोड को कंसीडर करिए, लोड को मान रहा होगा। ठीक है, अलग अलग लोड को मतलब यूज़ कर रहा होगा, तो उस हिसाब से हम इंडस्ट्री को डिवाइड भी करते हैं और वही लोड के हिसाब से, मतलब अगर हैवी लोड हो गया तो उसको हम लोग इंडस्ट्रियल लोड में कंसीडर कर लेते हैं। ये चीज़ हो गया, इट इंक्लूड्स ऑल इलेक्ट्रिकल लोड यूजिंग इन इंडस्ट्री अलॉन्ग विथ दी एम्प्लॉयड मशीनरी। जितना भी मशीन लगा हुआ होगा उसमें, जो भी मशीन यूटिलाइज में होगा, मतलब एम्प्लॉयड होगा, कहने का मतलब यूज में होगा, ऑपरेशन में होगा, वह कितना कंज्यूम करेगा, इन सब की बातें हम लोग कर रहे हैं। इलेक्ट्रिकल लोड जो होगा वो सब किस में आ जाएगा, इंडस्ट्री में आ जाएगा। यहाँ पे फिर है इंडस्ट्रियल लोड में भी कनेक्टेड ड्यूरिंग द होल डे। देखो अब जैसे जहाँ पे कुछ ऐसा
इंडस्ट्री है जो कि कंटिन्यू चलता रहता है। फॉर एग्जांपल आप कर लो कि जो कपड़ा तैयार किया जाता है या ठंडे का कपड़ा तैयार किया, स्वेटर वगैरह जो बनता है, ठीक है, हौजरी मिल में, तो ठंडे के टाइम में वो कंटिन्यू 24 आवर चलता रहता है। 24 आवर क्या होता है, ठंडे के टाइम में चलता रहता है। तो वो उस टाइम में जो मोटर वगैरह होगा, है ना, तो अगर 24 घंटे रनिंग में है तो उसके लिए लोड भी तो उस हिसाब से बढ़ता ही गया हुआ। फिर गर्मी के टाइम में वो कम हो जाता है, लेकिन मैन्युफैक्चर तो होता ही थोड़ा बहुत होता है, बहुत माइनर कह लो कि बंद हो जाता है या बहुत सारे यूनिट उसके बंद हो जाते हैं, इस तरह से कह सकते हो। तो बहुत सारा ऐसा इंडस्ट्री है जो कि कंटिन्यू 24 घंटे रनिंग में रहता है ना, लेकिन कुछ इंडस्ट्री है 24 घंटे रनिंग में नहीं रहता है, 8 घंटे 10 घंटे भी रहते हैं। इस प्रकार से डिपेंडिंग अपॉन द लोड डिमांड रहता है, जैसा डिमांड होगा उस हिसाब से वो मैन्युफैक्चर करता है और उस हिसाब से कंपनी को या मशीन जो होता है कंपनी में उसको ऑपरेट करता है। ठीक, देखो फॉलोइंग टाइप ऑफ इंडस्ट्री लोड, ऑलरेडी इसको मैंने बताया है। स्मॉल इंडस्ट्री होगा अप टू 20 किलोवाट, अगर 20 किलोवाट तक होगा तो उसको हम स्मॉल इंडस्ट्री में रखेंगे। और दूसरा हो गया मीडियम इंडस्ट्री अप टू 100 किलोवाट, अगर 100 किलोवाट होगा तो उसको हम मीडियम इंडस्ट्री में रखेंगे। थर्ड हो गया लार्ज इंडस्ट्री अबव 100 किलोवाट, अगर 100 किलोवाट से अधिक होगा तो उसको हम लार्ज इंडस्ट्री में रखेंगे। ठीक है, इंडस्ट्रियल लोड आर ऑफ टू टाइप, दो टाइप के इंडस्ट्रियल लोड हो जाएंगे, एक होगा लाइटिंग लोड, दूसरा हो जाएगा पावर लोड। ऑलरेडी इसको मैंने डिस्कस किया। लाइटिंग लोड में क्या होगा, इट मेनली कंसिस्ट ऑफ लाइट्स, फैंस, 5 एम्पियर सॉकेट एटसेट्रा, वर्क्स ऑन सिंगल फेज सप्लाई। अब मान लो कि जो भी होगा, फैन होगा, लाइट होगा या 5 एम्पियर का सॉकेट होगा, ये सब तो सिंगल फेज पे वर्क करेगा, है ना, सिंगल फेज पे सब काम करेगा, तो यहाँ पे सिंगल फेज की आवश्यकता हो जाएगी। अब मान लो कि आगे कहता है कि पावर लोड, इट मेनली कंसिस्ट ऑफ अ डिफरेंट मोटर मोर देन 2 किलोवाट और 3 किलोवाट अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज, दिस मोटर वर्क्स ऑन 3 फेज सप्लाई। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे पावर लोड में हमने बोला था क्या, घर में रहते थे तो रेफ्रिजरेटर, ये सब भी पावर लोड में आएगा, लेकिन ये सब सिंगल फेज पे वर्क करेगा। जो भी होगा घर में वो भी पावर लोड में आएगा, जैसे रेफ्रिजरेटर हो गया, फ्रीज हो गया या फिर हीटर हो गया, ये सब भी पावर में आता है, लेकिन सब के सब क्या होगा, सिंगल फेज पे काम करेगा। लेकिन यहाँ पे जैसे इंडस्ट्री है, फॉर एग्जांपल आप मान लो कि जहाँ पे गेहूं का पिसाई होता है, फ्लोर मिल जिसको बोलते हो, आटा चक्की जिसको बोलते हो, वहाँ पे गेहूँ, वहाँ पे 3 फेज इंडक्शन मोटर का यूज़ होता है। ठीक, तो वहाँ पे 3 फेज की आवश्यकता है। तो आटा चक्की जो होता है, फ्लोर मिल, वो अभी तो एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कहा जा सकता है। समझ रहे हो बात को, क्योंकि वहाँ पे लोड जो कंजम्पशन होगा वो अधिक होगा। तो यहाँ पे भी जो होगा पावर कनेक्टेड में, यहाँ पे 3 फेज की ज़रूरत पड़ेगी। अब मान लो मोटर यूज़ करते हो, वहाँ पे 3 फेज का ज़रूरत पड़ेगा उस मोटर को ऑपरेट करने के लिए। अब 3 फेज का ज़रूरत पड़ेगा तो 3 फेज आपको लाना पड़ेगा उसके लिए, समझ रहे हैं। तो कह सकते हो सीधा 3 फेज भी हम अब ये है, इसके लिए हो सकता है अलग से पोल माउंटेड सब स्टेशन जो है, या अपना एक सब स्टेशन भी तैयार कर सकता है। जो इंडस्ट्री होगा, जैसा लोड डिमांड होगा उस हिसाब से तो वो इंडस्ट्री तैयार भी कर सकता है, अपना पावर स्टेशन भी तैयार कर सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप कह सकते हो। तो पावर लोड में क्या हो गया, ये अलग अलग मोटर रख सकते हैं, हो सकता है 3 किलोवाट 4 किलोवाट या उससे अधिक भी रखा जा सकता है, लेकिन ये सारा मोटर क्या होगा, वर्क करेगा किस पे, 3 फेज सप्लाई पे। क्लियर है यहाँ तक। इसको पहले आप वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए, है ना, वीडियो पॉज करके इसको लिखिए, फिर आगे हम बात करते हैं। देखिए इसमें क्या है कि डिज़ाइन कंसिडरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन इन फैक्ट्रीज। फैक्ट्री में मतलब जब हम लोग इंस्टॉलेशन करेंगे तो उस इंस्टॉलेशन के दौरान हम लोग क्या क्या महत्वपूर्ण फैक्टर को कंसिडर करेंगे, ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है। ठीक ना, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप एक सीक्वेंस निकाले थे, जब आप लिस्टिंग कर रहे थे मटेरियल का, एस्टिमेट कर रहे थे, तो उसमें एक सीक्वेंस बताया था मैंने आपको कि किस प्रकार से केबल का साइज़ पता करेंगे, किस प्रकार से पाइप का साइज़ पता करेंगे, है ना, कैसे स्विच का करंट जो होगा, मतलब स्विच का रेटिंग कैसे मालूम करेंगे, ये सब आपको बताया था। सेम प्रोसेस यहाँ पे भी होगा, थोड़ा बहुत चेंजेज आएगा यहाँ पे, रेस्ट सेम होगा, समझिए। देखिए इसमें क्या कहता है कि जो डिज़ाइन कंसिडरेशन होगा इन द डिज़ाइन ऑफ इलेक्ट्रिक इंस्टॉलेशन इन फैक्ट्री वी रिक्वायर टू डिटरमाइन। जब हम लोग फैक्ट्री में कहीं पे भी, मतलब फैक्ट्री बना रहा होगा, स्टार्टिंग पीरियड होगा कह लीजिए, या कुछ मोटर को इंस्टॉल करना होगा, तो वहाँ पे वायरिंग करने के दौरान क्या क्या सारा फैक्टर को कंसीडर करना होगा। सबसे पहले ये चीज़ समझिए, सबसे पहला काम तो होगा वहाँ का स्पेस का मुआयना करना पड़ेगा कि स्पेस कितना है,
ताकि जो भी मोटर वगैरह को आप इंस्टॉल करेंगे उस मोटर के लिए प्रॉपर स्पेस मिले, है ना। सबको दीवार से छोड़ छोड़ के बनाया जाता है, ठीक, मतलब जितना दीवार रहता है उससे कुछ कंसिडर करते हैं हम लोग, उसको एजम्पशन में कंसिडर करेंगे 2 मीटर 3 मीटर दीवार से दूर जो है क्या होता है मोटर वगैरह को इंस्टॉल किया जाता है, ताकि प्रॉपर गैप मिले और जब कभी मेंटेनेंस वगैरह की आवश्यकता हो तो मेंटेनेंस करने में परेशानी नहीं हो। समझ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि मोटर वगैरह को इंस्टॉल करना तो दीवार में सटा के कर दिए कि कभी भी मेंटेनेंस वगैरह का जरूरत हो तो मेंटेनेंस कर ही नहीं पा रहे, जगह ही नहीं मिल रहा है करने का, तो 2 मोटर के बीच में स्पेस वगैरह ये सब देखा जाता है, कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। मतलब जिस हिसाब से स्पेस रहता है उस हिसाब से हम लोग कैलकुलेट करते हैं, समझे। तो यहाँ पे देखिए पहला फैक्टर है इनपुट करंट ऑफ द मोटर। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मोटर के इनपुट करंट को फाइंड करेंगे। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ समझना है, अब ये तो ज़रूरी नहीं है कि एक ही मोटर होगा इंडस्ट्री में, हो सकता है 10 मोटर हो सकता है 15 मोटर हो सकता है 20 मोटर हो, कुछ इस तरह से, या हो सकता है एक भी मोटर यूज़ हो। समझ रहे बात को। तो अब देखो एक मोटर अगर यूज़ होगा तब तो जो उसका मेन करंट होगा, ठीक है, मेन करंट जिसको बोलते हो वो होगा, और मोटर का जो करंट होगा दोनों लगभग सेम होगा, कोई परेशानी नहीं। लेकिन 2 मोटर अगर यूज़ करोगे, जैसे कि मैं यहाँ पे आपको कहना चाह रहा हूँ कि एक मोटर यूज़ करो और ये एक मोटर यूज़ करो, 2 मोटर यूज़ किए और ये एक इंडस्ट्री है आपका, मान लेते हैं कि ये आपका कोई एक इंडस्ट्री है, ठीक है, यहाँ पे आपने 2 किया यूज़, तो अब 2 यूज़ करोगे तो इस इंडस्ट्री का एक मेन भी तो होगा, एक मेन स्विच कहीं ना कहीं तो लगाओगे। तो आप मान लेते हैं कि यहाँ पे एक मेन स्विच लगाते हैं, तो इस मोटर का स्टार्टिंग करंट कितना होगा, इस मोटर का स्टार्टिंग करंट कितना होगा, उस दोनों का मिल के यहाँ पे स्टार्टिंग करंट आएगा। समझ रहे हैं, तो कितना स्विच यूज होगा यहाँ पे, एक ये। तो अब करंट की बात हम करेंगे तो टोटल लोड के लिए करंट कितना हो जाएगा, ये इसका प्लस इसका प्लस, मतलब इसमें ये कितना रेटिंग का है और ये कितना रेटिंग का है, दोनों को जोड़ेंगे तब जब हम डिवाइड करेंगे तब जाके जो हमारा करंट आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, मेन करंट, है ना। मतलब दोनों मोटर के लोड को ऐड करेंगे और फिर वोल्टेज से हम डिवाइड करेंगे, तो इस तरह से हम निकालेंगे। तो मोटर करंट सबसे पहले फाइंड करना है। जैसे कि आप रेसिडेंशियल में क्या करते थे, टोटल लोड को ऐड करते थे, जितना भी लोड था सबको जोड़ लेते थे और जोड़ के क्या करते थे, उसको वोल्टेज से डिवाइड करते थे ना, तो क्या आ जाता था, करंट आ जाता था। तो यहाँ पे भी यही काम करना है कि सबसे पहले जो है इनपुट करंट फाइंड करना है। अब इनपुट करंट का मतलब देखो, इस मोटर के लिए इनपुट करंट अलग, इस मोटर के लिए इनपुट करंट अलग, लेकिन दोनों के लिए एक इनपुट करंट कुछ न कुछ तो होगा जो कि यहाँ पे होगा। बताएंगे आगे आपको जब कैलकुलेट करके कैलकुलेशन करेंगे तब एक एक करके हम डिस्कस भी करेंगे इसके बारे में। आगे देखिए, डिटर्मिनेशन ऑफ रेटिंग ऑफ अ फ्यूज। अब फ्यूज किस रेटिंग का लगाना है, ये सब किस पे डिपेंड करेगा, करंट पे, है ना, कि कितना करंट लोड ले रहा है या लोड ड्रॉ कर रहा है, उस हिसाब से हम फ्यूज का रेटिंग भी कंसिडर करेंगे या उस हिसाब से हम फ्यूज का रेटिंग लेंगे, ठीक है। सिलेक्शन ऑफ साइज ऑफ केबल, यहाँ पे भी करंट है, जिस हिसाब से करंट रहेगा उस करंट के हिसाब से हम केबल का साइज को कंसीडर करेंगे, जितना करंट होगा उस हिसाब से हम केबल के साइज को कंसीडर करेंगे। सेम है, देखो जैसे लाइटिंग लोड के लिए मैंने बताया कि 1.5 mm² का हम करेंगे, 5 एम्पियर तक रहता है तो 1.5 mm, अगर वही चीज़ बढ़ जाता है तो 4 mm², फिर और बढ़ता है तो 6 mm²। कुछ इस तरह से वायर का साइज़ क्या होता है, बढ़ रहा था डिपेंडिंग अपॉन करंट। अगर 10 mm² फ्लो कर रहा है तो उसके लिए अब 6 ले रहे थे, 4 एम्पियर फ्लो कर रहा है तो उसके लिए हम क्या 6 mm² ले रहे थे, कुछ इस तरह से कर रहे हैं ना। तो जो भी है, या एक्चुअली में जो डेटा दिया हुआ है उससे आप देखिएगा, डेटा में आपको करंट भी दिया हुआ है और केबल का साइज भी दिया हुआ है ना, तो उस हिसाब से हम करेंगे। इसका भी मैं आपको साइज बता दूंगा। तो यहाँ केबल का साइज पता चल जाएगा। फिर साइज ऑफ कंड्यूट, कंड्यूट का क्या साइज होगा ये भी आपको पता करना है। कैसे करेंगे, डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ वायर या केबल और साइज ऑफ केबल बताया है ऑलरेडी, इस पे करेंगे। फिर सिलेक्शन ऑफ रेटिंग ऑफ मेन स्विच, मेन स्विच का कितना रेटिंग होगा इसको भी हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। फिर टाइप ऑफ स्टार्टर प्रोवाइडेड ऑन कंट्रोल पैनल फॉर डिफरेंट मोटर। ध्यान दो कि यहाँ जितना सारा मोटर होगा ना, जितना सारा मोटर होगा हर मोटर के लिए कोई ना कोई एक स्टार्टर लगा हुआ रहेगा, ठीक। पढ़े होंगे आप जब 3 फेज इंडक्शन मोटर पढ़ रहे होंगे तो उसमें डिफरेंट काइंड ऑफ स्टार्टर होगा। डीसी मोटर भी अगर आप पढ़े होंगे तो वहाँ पे भी स्टार्टर का इस्तेमाल किया जाता है, 3 फेज स्टार्टर या 3 पॉइंट स्टार्टर, 4 पॉइंट स्टार्टर, 3 पॉइंट स्टार्टर, 2 पॉइंट स्टार्टर, ये सब डीसी में पढ़े होंगे आप। या फिर जब इंडक्शन मशीन पढ़े होंगे तो इंडक्शन मशीन में पढ़े होंगे कि आप डीओएल स्टार्टर होता है, स्टार डेल्टा स्टार्टर होता है, ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर होता है, स्टेटर रेसिस्टेंस स्टार्टर होता है, रोटर रेसिस्टेंस स्टार्टर होता है। तो अलग अलग टाइप के स्टार्टर होते हैं। यहाँ स्टार्टर के बारे में नहीं पढ़ना है,
किस रेंज के लिए कौन सा स्टार्टर यूज़ करेंगे ये ध्यान में रखना है, ठीक है। तो मतलब लोड पे और कितना एम्पियर का, कितना वोल्टेज का है, कह सकते हो कि मोटर का रेटिंग कितना है, उस हिसाब से हम लोग स्टार्टर को कंसिडर करेंगे। ये हो गया। अब देखिए इसी को हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मोटर करंट कैलकुलेशन, मतलब इनपुट करंट ऑफ द मोटर। मोटर के करंट को हम किस प्रकार से कैलकुलेट करेंगे इसके बारे में हम लोग जानते हैं, ठीक। अब मोटर के करंट को कैलकुलेट कर लेंगे तो करंट पता चल जाएगा, और करंट पता चलने के बाद आराम से आप केबल का साइज या मेन स्विच का रेटिंग, फ्यूज का रेटिंग, ये सब आप आराम से फाइंड कर सकते हो, ठीक है। देखो, द करंट रेटिंग ऑफ अ केबल फॉर सप्लाइंग टू मोटर इज बेस्ड ऑन नॉर्मल फुल लोड करंट। जो मतलब करंट रेटिंग होता है केबल का, ठीक, जैसे केबल वायर का जो साइज होगा वो तो जितना करंट आएगा उस हिसाब से ही हम करेंगे डिसाइड कि कितने साइज का केबल या कितने साइज का वायर को हमें यूज़ करना है। तो द करंट रेटिंग ऑफ अ केबल फॉर सप्लाइंग टू द मोटर, मोटर में जो हम केबल लगाएंगे, ठीक है, उसमें जो करंट फ्लो करेगा इज बेस्ड ऑन नॉर्मल फुल लोड करंट। नॉर्मल फुल लोड, जितना भी फुल लोड करंट फ्लो करेगा मोटर में, उसी फुल लोड करंट के हिसाब से हम क्या करेंगे, यहाँ पे मोटर के केबल का डिसाइड करेंगे। जितना फुल लोड करंट होगा उस हिसाब से केबल के साइज का कंसिडरेशन करेंगे या उस केबल के साइज को हम लोग डिसाइड करेंगे। आगे कहता है बट द रेटिंग ऑफ अ फ्यूज इज बेस्ड ऑन अ स्टार्टिंग करंट ऑफ द मोटर, ठीक है। जो आपका फ्यूज होता है, फ्यूज का जो रेटिंग होगा वह स्टार्टिंग करंट पे होगा। अब देखो स्टार्टिंग करंट अगर आप पढ़े होगे तो स्टार्टिंग करंट बहुत हाई होता है, करीब किसी बुक में आपको 150% मिलेगा, किसी बुक में 200 भी मिलेगा, कहीं 50% भी लेते हैं, ठीक है। तो जो करंट होता है उसका मतलब लगभग 100% अधिक कह लो, ठीक है, कि स्टार्टिंग करंट होता है, ठीक है। अधिक से अधिक स्टार्टिंग करंट होता है, और जब आप स्टार्ट करते हो, यही स्टार्टिंग करंट को कंट्रोल करने के लिए हम लोग स्टार्टर का इस्तेमाल करते हैं। चाहे वह डीसी मशीन हो, डीसी मोटर। डीसी मोटर में आप पढ़े होंगे 2 पॉइंट स्टार्टर, 3 पॉइंट स्टार्टर, 4 पॉइंट स्टार्टर, ये सारा पढ़े होंगे। तो डीसी के केस में हम लोग ये स्टार्टर का इस्तेमाल करते हैं स्टार्टिंग करंट को लिमिट करने के लिए। अगर स्टार्टिंग करंट डायरेक्टली आप आर्मेचर पे देते हो तो वाइंडिंग जल भी सकता है, समझ में आ रही बात, हीटिंग के कारण। इसलिए स्टार्टर लगाते हैं प्रोटेक्ट करने के लिए एक तरह से, स्टार्टिंग करंट को लिमिट करने के लिए कि स्टार्टिंग करंट वहाँ तक नहीं पहुँच पाए, समझे बात को। तो स्टार्टिंग करंट को लिमिट करने के लिए हम लोग लाते, तो जो स्टार्टिंग करंट होगा उस हिसाब से हम फ्यूज का सिलेक्शन करेंगे, लेकिन जो फुल लोड करंट होगा उस हिसाब से हम क्या करेंगे, यहाँ पे केबल का साइज कह लो, किसके लिए, मोटर के लिए हम डिसाइड करेंगे। अब देखो यहाँ स्टार्टिंग करंट क्या हो जाएगा, इस चीज़ को समझना है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप कह सकते हो इफिशियंसी बराबर क्या होता है, आउटपुट, इफिशियंसी बराबर आउटपुट अपॉन क्या होता है, इनपुट, ठीक है। इसी को हम और भी कह सकते हैं, इफिशियंसी बराबर होता है BHP, BHP मैंने ब्रेक हॉर्स पावर इंटू √3 VL/IL cos φ। क्लियर है, VL/IL cos φ। अब यहाँ से देखो IL निकाल लो, लोड करंट क्या हो जाएगा, BHP अपॉन में √3 VL cos φ इंटू में यहाँ पे कर दो क्या, इफिशियंसी, ठीक है। ये क्या हो गया, अब यही हमारा क्या हो गया, करंट निकालने का फार्मूला। अब जहाँ भी हम लोग करंट निकालेंगे कुछ इस प्रकार से करंट को कैलकुलेट करेंगे हम। लोड करंट जो होगा क्या होगा, BHP अपॉन √3 VL/IL cos φ। अब देखो यहाँ पे हम क्या कहते हैं, 1 HP बराबर क्या होता है, 746 वाट क्या होता है, लेकिन 1 BHP बराबर अगर आप कहोगे तो ये होता है 735.5, ठीक है। कितना होता है, 735.5 वाट। समझ में आई बात। तो हमें इस्तेमाल करना है किसका, इसका यूज़ करना। तो इस तरह से आप लोड कैलकुलेट कर पाओगे। अब देखो ये जो लोड करंट आएगा, लोड करंट, ये हमारा फुल लोड करंट होगा, मोटर का फुल लोड करंट होगा। समझ में आई बात, ये क्या होगा, मोटर का फुल लोड करंट होगा, समझे। अब इसी में हम स्टार्टिंग करंट निकालना होगा, तो इसमें हम 1.5 गुना कर देंगे, जितना भी आएगा 1.5 गुना कर देंगे, और वो हमारा क्या हो जाएगा, स्टार्टिंग करंट हो जाएगा। तो ये फुल लोड करंट के हिसाब से हम केबल के साइज़ को सेलेक्ट करेंगे या केबल के साइज़ को डिज़ाइन करेंगे, और फिर जो इसका स्टार्टिंग करंट होगा उस हिसाब से हम क्या करेंगे, फ्यूज के रेटिंग को कंसीडर करेंगे। समझ में आई बात। अब इसी के बेस पे हम लोग कुछ न्यूमेरिकल भी देख लेते हैं, ताकि आप अच्छे से समझ पाओ कि कैसे किया जा सकता है करंट का कैलकुलेशन, या करंट को हम किस प्रकार से कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है।
क्वेश्चन को आप भी कुछ इस प्रकार से है दिया हुआ है, इसको आप नोट कर लीजिए आराम से, ठीक है। फाइंड द फुल लोड करंट ऑफ 10 bhp इंडक्शन मोटर। आपको लोड करंट फाइंड करना हुआ, फिर फुल लोड करंट फाइंड करना है किसका, 10 bhp इंडक्शन मोटर का। एक मोटर दिया हुआ है और वह मोटर जो है 10 bhp का है, ठीक, और उसका क्या करना है, फुल लोड करंट फाइंड करना है। वह इंडक्शन मोटर है, 400 वोल्ट, वर्किंग एट 0.8 पावर फैक्टर लैगिंग एंड 85% इफिशियंसी। मतलब क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि इफिशियंसी 85% है, पावर फैक्टर 0.8 लैगिंग है, वोल्टेज जो है, जो लाइन वोल्टेज होगा वह 400 वोल्ट दिया हुआ है, और कैपेसिटी जो है मोटर का वह भी आपको दिया हुआ है। निकालना क्या है, फुल लोड करंट। देखिए आप समझिए यहाँ से कुछ इस प्रकार से। सबसे पहले तो आप लिख लीजिएगा गिवन, या जो डेटा दिया हुआ है उसको आप पहले लिखा कीजिए। तो पावर आप कह लीजिए, जो दिया हुआ है आपका क्या दिया हुआ है, ये इनपुट, ये हो गया कि आउटपुट हो जाएगा, नॉट इनपुट। TBHP दिया हुआ है, ठीक, इसको क्या लिख सकते हो, 10 गुना 735.5 जो भी आएगा यहाँ पे हम लोग कर लेंगे, ठीक है। या इसको आप क्या लिख सकते हो, 735.5 वाट, बोलो हो जाएगा ये। अब देखो यहाँ से क्या दिया हुआ है, पावर फैक्टर। पावर फैक्टर कितना दिया हुआ है, 0.8। अब इफिशियंसी दिया हुआ है कितना, 85%। इसको आप क्या लिख सकते हो, 0.85। VL दिया हुआ है आपके पास कितना, 400, ठीक है, VL दिया हुआ है। निकालना क्या है भैया, IL निकालना है। अब देखो IL बराबर क्या होता है, ये आपको पता है, IL बराबर होता है BHP अपॉन √3 VL इफिशियंसी और cos फाई, यही होता है ना। आपको क्या करना है, बस वैल्यू पुट कर देना है। IL बराबर BHP कितना, 10 गुना 735.5, ये रख दीजिए या फिर ये रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। √3 कर लीजिए इंटू 400 इंटू इफिशियंसी कितना दिया हुआ है आप देखिए 0.85, 0.85 इंटू इफिशियंसी 0.85 है और पावर फैक्टर कितना है 0.8। बस इसको क्या करना है, कैलकुलेट कर देना है। जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 15.569 एम्पियर। इसी को आप लिख सकते हैं 15.57 एम्पियर। समझे बात को, क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत। IL लोड करंट कह लो, फुल लोड करंट कह लो, यही IL है आपका, है ना। और इसी को क्या करना है, आपको निकालना है। जब आप कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा 15.57। अब इस लोड करंट के हिसाब से ही हमें क्या करना है, स्विच जो होगा उसका रेटिंग डिसाइड करना है या उसके रेटिंग को लेना है, ठीक है, इस स्विच के इस करंट के हिसाब से। लेकिन फ्यूज का क्या होगा, इसका जो स्टार्टिंग करंट होगा उस स्टार्टिंग करंट के हिसाब से हम फ्यूज का कंसिडरेशन करेंगे। समझ में आई बात। तो इसको पहले लिखिए। एक और क्वेश्चन हम लोग करते हैं और देखते हैं कि वह क्वेश्चन किस प्रकार से उसको भी किया जा सकता है। देखिए दूसरा क्वेश्चन आपका कुछ इस प्रकार से है, फाइंड द फुल लोड करंट ऑफ 10 bhp 10 bhp डीसी मोटर दिया हुआ है, वर्किंग एट 250 वोल्ट हैविंग 80% इफिशियंसी। मतलब एक डीसी मोटर है जिसका रेटिंग कितना है 10 bhp। आप कोई सा रेटिंग ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है। 10 bhp का है। अब वो कितने वोल्ट पे वर्क कर रहा है, 250 वोल्ट पे, है ना, जिसका इफिशियंसी कितना है 80%। अब इसका क्या करना है, लोड करंट निकालना है। तो देखो सबसे पहले आप क्या करो, जो भी डेटा दिया उसको लिखो आप, ठीक है। जो डेटा दिया है उस पर लिखिए। पहले P लिख लेते हैं, कितना है 10 bhp, कितना है 10 bhp। अब देखो V जो दिया हुआ है वो कितना दिया है 250 वोल्ट और इफिशियंसी कितना दिया हुआ है 85%। अच्छा पावर फैक्टर दिया हुआ है क्या, पावर फैक्टर दिया हुआ है, पावर फैक्टर क्या हो जाएगा, यूनिटी हो जाएगा, चूँकि क्यों DC है तो पावर फैक्टर 1। पूछ कह रहा है IL, चलो यहाँ IL कर लो, मैंने लोड करंट क्या हो जाएगा BHP अपॉन VL cos फाई इफिशियंसी। बोलो √3 वगैरह आएगा क्या, 3 फेज का केस है नहीं, DC है तो सीधा VL cos फाई हो जाएगा। अच्छा BHP कितना 10 गुना 735.5 बटे में VL कितना हो गया भैया 250 गुना cos फाई कितना 1 गुना इफिशियंसी कितना दिया हुआ 80% को आप 0.8 भी लिख सकते हो, 0.8। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या। इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो आएगा 36.77, इसको लिख सकते हो 36.77
7-8 एम्पियर। समझे बात को? ये आपका क्या हो गया? फुल लोड करंट। ये क्या हुआ? फुल लोड करंट। तो आपको यहाँ पता चला कि फुल लोड करंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये भी मालूम चल गया मोटर का। जनरली मोटर का ही हम लोग करेंगे और कॉस्टिंग वगैरह, तो मोटर का पता चला। अच्छा, स्विच का रेटिंग कैसे डिसाइड करोगे, ये भी मालूम चल गया। केबल का रेटिंग कैसे पता करोगे? साइज, केबल का साइज इसी करंट के बेस पे करोगे। फ्यूज का साइज कैसे पता करोगे, या फ्यूज का रेटिंग, साइज माने वही, रेटिंग कैसे पता करोगे? इसके स्टार्टिंग करंट के बेस पे। समझ में आया क्या? यहाँ तक कोई दिक्कत है आपको तो बताइए, इसको नोट कीजिए अच्छे से आप पहले, ठीक है। नोट करके एक लिख लीजिए आप, ठीक है। इफिशियंसी ऑफ मोटर फॉर वेरियस बीएचपी, ये काम देगा जब हम लोग एजम्पशन करेंगे ना। अगर मान लीजिए इफिशियंसी नहीं दिया हुआ रहेगा तो इसको हम क्या करेंगे? कंसीडर कर लेंगे, है ना, इसको मान के चलेंगे। इफिशियंसी ऑफ मोटर फॉर वेरियस बीएचपी, अलग अलग बीएचपी के लिए जो रेटिंग होगा मोटर का, उस मोटर के लिए हम कितना पावर फैक्टर को कंसीडर कर सकते हैं या कितना पावर फैक्टर को एज्यूम कर सकते हैं, उसकी बात हम लोग कर रहे हैं। देखिए, फॉर मोटर बिलो 1 बीएचपी, अगर मोटर 1 बीएचपी से नीचे रहेगा तो उसका एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? 0.5 to 0.65। दैट इज़, इसको आप कह सकते हो क्या, 50% से लेके 65% तक, ठीक है। 50% से लेके कितना तक? 65% तक। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रॉम 1 बीएचपी टू 2 बीएचपी। अब 1 बीएचपी से 2 बीएचपी के बीच में अगर रहेगा तब कितना हो जाएगा? यहाँ लिख लीजिए, दैट इज़ 72% से लेके 72% टू 75%। इसका मतलब यही हुआ 0.72 से लेके 0.75 तक। समझ में आई बात? नेक्स्ट हो गया फ्रॉम 2 बीएचपी टू 5 बीएचपी, तो इसको आप लिख सकते हो दैट इज़ 75% से लेके 85% तक, माने कि 0.75 टू 0.85, ये इफिशियंसी हो गया। नेक्स्ट अगर बात करते हैं लार्ज मोटर का, जिसका रेटिंग अधिक है, मतलब 5 बीएचपी से अधिक होगा तब, तो फॉर लार्ज साइज मोटर द एफिशिएंसी राइजेज अप टू 90%, ठीक है। जो मोटर अधिक रेटिंग का होगा उसका एफिशिएंसी क्या हो जाएगा? अधिक होगा, माने कि 90% होगा। कहने का मतलब क्या हो गया? 0.9। अब इसको आप ध्यान में रखिएगा, जब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे ना, वायरिंग करने के बाद जो लिस्टिंग करेंगे, मटेरियल कैलकुलेट करेंगे और लोड करंट वगैरह फाइंड करना होगा, केबल वगैरह का जब साइज निकालने के लिए या स्विच वगैरह का रेटिंग निकालने के लिए, तो ये ज़रूरी पड़ेगा। अगर क्वेश्चन में मिसिंग होगा पावर फैक्टर तो हमें ये कंसीडर करना है। अगर पावर फैक्टर दिया होगा तब तो कोई ज़रूरत नहीं है एज्यूम करने का, नहीं तो हमें एज्यूम करना है। क्लियर? तो हम लोग आज इतना ही रखेंगे, फिर मिलेंगे दूसरे लेक्चर में, देखेंगे नेक्स्ट कंसिडरेशन जो होगा, जो भी डिज़ाइनिंग फैक्टर होगा उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है।